ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी आम बजट की, आपके, मेरे, हम सबके सपनों की। कल का दिन इतवार का दिन, लेकिन आम आदमी, आपके लिए, मेरे लिए इंतजार का दिन भी, क्योंकि लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करने वाली हैं निर्मला सीतारमण। उनके पिटारे में, उनकी पोटली में, वो लाल रंग की पोटली, उसमें क्या होगा? क्या हमारे अच्छे दिन आएंगे? अब आप कहेंगे कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहे हो संदीप चौधरी, अच्छे दिन तो आ चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था की एक गुलाबी तस्वीर लगातार पेश की जा रही है, उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो बन गए हैं। हम सबसे तेज विकास कर रही अर्थव्यवस्था भी हैं। हमारी जीडीपी, हमारी विकास दर सबसे तेज है, 7.2 तक छूती हुई, और आने वाले दिनों में हम 7.5 का लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। और बाकी दुनिया में जो भी त्राहिमाम मचा हो, भारत स्थायित्व, स्टेबिलिटी दिखा रहा है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। और सारी दुनिया भारत को हसरत भरी निगाहों से देख रही है एज अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, कि भारत में निवेश करना चाहिए, भारत के साथ साझेदारी करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है अभी ईयू के साथ, वो मदर ऑफ ऑल डील जिसे बताया जा रहा है कि भाई यूरोप के साथ संबंध हमारे बन गए, अब तो बल्ले बल्ले हो गई। पर थोड़ी रीडिंग बिटवीन द लाइंस की जाए, डेविल लाइज इन द डिटेल। इकोनॉमिक्स के बारे में कहा जाता है, जिंदगी के बारे में भी, कि जो बताया जा रहा है और उसमें अंदर खाने क्या है, जरा उसे पढ़ने की भी जरूरत होती है, वो जहमत करने की भी जरूरत होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे में ही कुछ बातों को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि भारत मजबूती तो दिखा रहा है, लेकिन कुछ चिंताएं, कुछ दिक्कतें मुंह बाए खड़ी हैं। और उनमें सबसे बड़ी चिंता है ये रेवड़ी। जैसे ही चुनाव आते हैं, रेवड़ियां बांट दी जाती हैं, ले जा फ्री में ले जा। और आजकल तो खटाखट नोट डलते हैं खातों में, 10-10 हजार रुपए जैसे बिहार में डले, और फटाफट वोट भी मिलते हैं, सरकार भी बन जाती है। 243 में से 200 पार सीटें लेने में एनडीए कामयाब हो जाता है। पर यह मैं नहीं कह रहा, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि सरकार के आर्थिक सलाहकार, बड़ी मेहनत के बाद इकोनॉमिक सर्वे बनता है, वो कह रहे हैं ये देश का भट्टा ना बिठा दे कहीं, हमें पैसे की, निवेश की जरूरत है। वो निवेश अगर हम ऐसे अनचेक्ड पैसा बांटते रहे तो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा, हम विकसित राष्ट्र कैसे बन पाएंगे 2047 तक जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है। भारत के कारोबारी तो भारत में निवेश कर नहीं रहे, और बाहर वालों का निवेश भी लगातार घटता जा रहा है। ये मदर ऑफ ऑल डील्स वगैरह सब हो रहा है, लेकिन कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। मनी मेक्स द मैन रन, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। पैसे को लेकर ये पुरानी कहावतें हैं, मुफ्त में कुछ नहीं होता, ये धंधा है, धंधा, ये कारोबार है। तो इस कारोबार में आपके और मेरे सरोकार, क्या उन्हें कल साधा जाएगा? भाई, कर में, इनकम टैक्स में रियायत पिछली दफा कर दी थी। सरकार कह रही है महंगाई नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही है, पर कोई चीज सस्ती भी हुई है? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, कुछ सस्ता हुआ? पेट्रोल का एक कीमत 1 पैसा भी कम हुई है? कितने साल हो गए? या डीजल की या दूध की कीमतें कम हो गई? फल और सब्जियां क्या सस्ती मिलने लगी? हां, गाड़ी आपको सस्ती मिल गई, जीएसटी में थोड़ा बदलाव किया गया, पर जेब में पैसे आ रहे हैं क्या? असल कहानी तो वही है, या दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल
जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो कल का दिन बजट का दिन, 9वां बजट, लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बजट यानी कि अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा, कितने पैसे हैं, कितने पैसे खर्च करेंगे, कितने का कर्ज और बढ़ने वाला है। और कल जो ये गुलाबी सूट अखबार वाले हैं, गुलाबी सूट काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो हैं, वो बताएंगे कि सब कुछ बल्ले बल्ले है। फिक्की, एसोचैम, जितने तमाम चेंबर्स हैं कॉमर्स के, वो 9 में से 10, 10 में से 10, 9.5, 10 में से 9.5 ये नंबर देते हुए दिखाई देंगे कि कमाल का बजट पेश किया है और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जो हम हैं। हम तेजी से, विकास दर हमारी बढ़ रही है, सबसे तेज 7.2% पर बिल्कुल बढ़ रही है। लेकिन उससे आपकी और मेरी जिंदगी क्या बेहतर हो रही है? भाई सवाल तो यही है ना। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, या हम 40वें नंबर की हों, या 100वें नंबर की हों। अगर 100वें नंबर पर मेरी माली हालत, मेरी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उछाल है, मेरी जेब में पैसे हैं खर्च करने के लिए, मैं बच्चों को छुट्टियों पर ले जा सकता हूं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूं, माता पिता का अच्छे अस्पताल में इलाज कर सकता हूं, तो भाई 100वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कि चौथी या सबसे बड़ी, वो होता दिखना चाहिए। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में क्या ये सारी चीजें हो रही हैं, या दरअसल हमें प्रति व्यक्ति आय देखने की भी जरूरत है और उसमें हम 140वें नंबर पर हैं। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है, यह लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कर्ज मार्च 2023 में 3,90,000 रुपए था हर व्यक्ति पर, वो मार्च 2025 में 2 साल में 4,80,000 रुपए हो गया। और जो 55 लाख का कर्ज था, 55 लाख करोड़ का, करोड़ रह गया आपको बताना सरकार पर। किस पर? सरकार पर। वो पिछले साल 31 मार्च 2025 को 182 लाख करोड़ हो गया था और दरअसल 225 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। और यही बात आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं, या काला सूट गुलाबी अखबार वाले नहीं, सरकार का दस्तावेज चिंता जाहिर कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि ये तो अच्छा है कि हमारी अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी हो गई, विकास दर तेजी से बढ़ रही है, महंगाई भी खास नहीं है, 1-1.5% दिख रही है, उस पर मैं आता हूं। पर जैसे हम रेवड़ियां बांट रहे हैं, हम निवेश कैसे करेंगे? जब तक देश में पैसा नहीं लगेगा, विकास कैसे होगा? पैसा तो है ही नहीं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, विदेशी निवेश आने का नाम नहीं ले रहा है। उसने ऐसा गोता लगाया है, और यह आंकड़ा कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बताऊं तो होश फाख्ता हो जाएंगे। अभी यह बीता नवंबर, हर महीने का आंकड़ा आपको बताता हूं। बीते नवंबर कितना विदेशी निवेश आया देश में? 9,730 करोड़, 1.1 बिलियन डॉलर। मैंने अपने प्रोड्यूसर से विशेष आग्रह किया कि ये सब बिलियन डॉलर बताते हैं, दर्शक के सर के ऊपर से निकल जाता है, इसको रुपए में कन्वर्ट करो। 1 बिलियन डॉलर, 100 करोड़ डॉलर 92 रुपए का है, तो 9,200 करोड़ का हो गया 1 बिलियन। तो 1.1 बिलियन यानी कि 9,730 करोड़ रुपए आए विदेशी निवेश में। और जुलाई में, 4 महीने पहले ही, जुलाई के महीने में 6.9 बिलियन डॉलर यानी कि 59,340 करोड़ आए थे। 59,340 करोड़, 50,000 डॉलर कम हो गए निवेश में नवंबर आते आते। बाहर वाले पैसा ही नहीं लगा रहे,
पर स्थिति यहां तक ही नहीं जाती है, रुकती है। जो ये हमारे कारोबारी हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो भारत में पैसा ही नहीं लगा रहे। पिछले से पिछले साल उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ रुपया विदेश में निवेश कर दिया। ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हम अपने कारोबारियों को समझा नहीं पा रहे हैं, वो यहां पैसा लगा ही नहीं रहे। और पिछले साल, ये तो बीते साल, पिछले से पिछले साल का आंकड़ा बताया, 1 लाख करोड़ के करीब का, $14 बिलियन। बीते साल $24 बिलियन, लगभग 2.25 लाख करोड़ बाहर लगा दिए। और यहां पर जो पैसा है भाई, देश में लगाएंगे, पैसा घूमेगा, पैसा घूमेगा तो और पैसा बनेगा, आपकी जेब में आएगा, मेरी जेब में आएगा। वो पैसा है ही नहीं। वो पैसा सरकार लोक लुभावन नीतियां बना रही है, सीधे सीधे पैसा जेब में डाल रही है। चुनाव आते हैं और पैसा खाते में खटाखट जाता है, नोट मिले फटाफट, और तेल निकलता है अर्थव्यवस्था का। यह आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है, सरकार का दस्तावेज कह रहा है, पर कौन मानने को तैयार है? अब कुछ प्रदेशों के आंकड़े आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश, जहां से ये लाडली बहन योजना की भाई 2,500 रुपए डालने हैं खाते में, 4,81,000 करोड़ का लाडली बहन योजना थी ये, 4,81,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। फिर महाराष्ट्र ने इसे लाडकी बहन बनाया, वहां पर 8,12,000 करोड़ का कर्ज है। उत्तर प्रदेश में 8,72,000 करोड़ का कर्ज है। पंजाब में अब 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कराएंगे जी, 1,000 रुपए देने थे वो तो दिए नहीं, वहां पर 3,78,000 करोड़ का कर्ज है। बिहार का बजट 6,21,000 करोड़ का, 6,71,000 करोड़ का कर्ज है। और जो बजट में प्रावधान भी किए जाते हैं, किसके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि स्थायी निवेश आधारभूत ढांचे में, कोई फैक्ट्री लगाने में जो ताल ठोकी जाती है, उसका हाल क्या है? मध्य प्रदेश में 82,513 करोड़ बजट में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएंगे। लगाए कितने हैं? 50,508 करोड़, सिर्फ 61%। मेघालय में 30% बजट की तुलना में, छत्तीसगढ़ में 27%, पश्चिम बंगाल जहां चुनाव होने वाले हैं 39,337 करोड़ आधारभूत ढांचे में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कुछ खड़ा करने में खर्च किया जाएगा। खर्च कितना किया? महज 9,616 करोड़, 24%। तो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया कहां से हो जाएगा? कहां कौशल विकास होगा? किसके लिए होगा? उसका इस्तेमाल कहां होगा? आजकल एक नया शब्द चल पड़ा है, गिग वर्कर्स। ये ब्लिंकिट, जोमैटो, ये सब लोग जिनके पास पक्की नौकरी नहीं है, एक तरह से दिहाड़ी करते हैं पर किसी कंपनी में कर रहे हैं, कि गिग वर्कर्स देश को आगे बढ़ाएंगे। अब वो 10 मिनट वाला चक्कर भी खत्म हो गया कि 10 मिनट में ही सामान भिजवाना है। इनके साथ भी बिल्कुल जानवरों जैसा सलूक कंपनियां कर रही थी, और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। पर 21 में 77 लाख गिग वर्कर थे, अब 1.25 करोड़ हो गए। आप कहेंगे अच्छी बात है, ये कमाते कितना है? 40% जो हैं, 1 करोड़ 20 लाख का 40%, यानी कि लगभग 50 लाख 15,000 रुपए नहीं कमा पाते हैं महीने में। दिन के 500 रुपए, दिन के 500 रुपए। अब सरकार कह रही है महंगाई कम हुई है, जो आंकड़े तो यही कह रहे हैं भाई, पर आंकड़े बताते कम है, छिपाते ज्यादा हैं। महंगाई 1-1.5% बता रहे हैं। 1 रुपया पेट्रोल, 1 नया पैसा पेट्रोल की कीमत में गिरावट आई है।
डीजल में गिरावट आई है, इनके चलते तो महंगाई दर बढ़ती है, ये हमें बताया जाता है ना। और तेल की कीमतें कम भी हुई, हमें कोई फायदा नहीं मिला, गैस में हमें कोई फायदा नहीं मिला, सीएनजी में नहीं मिल रहा है। आम आदमी, मैं शहरों की बात बता रहा हूं, नोएडा जैसे शहर में एक साधारण परिवार भी 2000 रुपए उसे फल सब्जियों में हर महीने, हर हफ्ते माफ कीजिएगा, खर्च करने पड़ रहे हैं, हर हफ्ते। और यहां 15,000 रुपए गिग वर्कर कमा रहा है महीने में, 8,000 रुपए की तो फुल सब्जी आएंगी। अगर एक नॉर्मल बैलेंस डाइट आप खा रहे हैं तो उसके लिए जेब में पैसा कैसे आएगा? सवाल तो यहां पर है ना। और अब टैरिफ तो लगा रखा है माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने, 50%, वो तो हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं, चीन के साथ हमारा व्यापारिक घाटा कितना है? 8,39,000 करोड़, यानी कि जितना माल उसे देते हैं और जितना हम लेते हैं, हम इतना ज्यादा ले रहे हैं कि हमें नुकसान है 8,39,000 करोड़ का चीन के साथ रिश्ते निभाने में। और देश का व्यापारिक घाटा, हम कितना माल दुनिया को बेच रहे हैं, ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड, मदर ऑफ ऑल डील्स, बैनर हेडलाइन के साथ सारे अखबार, सारे न्यूज चैनल आपको दिखा रहे हैं, अरे यूरोप हमारा दोस्त बन गया, अब तो बल्ले बल्ले हो गई। सबक सिखा दिया हमने, किसको? अमेरिका को, अपने पुराने मित्र को। हम कितना खर्च करते हैं, यानी कि कितना निर्यात करते हैं और कितना आयात? 37 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करते हैं, 61 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं आयात। घाटा कितना? यानी कि पैसे देने पड़ेंगे 24 लाख करोड़, और ये दिए जा रहे हैं डॉलर में। रुपया पहुंच गया 92 पर। अब कहेंगे नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी देश के लिए फायदेमंद है, निर्यात करने वालों को तो जी ज्यादा पैसा मिलेगा ना। बहुत से अर्थशास्त्री ये समझाते हैं। यह सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं पूरे एशिया में। भाई अगर सबको मार पड़ रही है और हमें भी मार पड़ी, पर हम बेहतर थे, तो पूरे एशिया में जापान के येन के अलावा हमारी जो करेंसी है, यानी कि हमारा रुपया सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा टूटा क्यों है? एक साल में 6.5% की गिरावट कैसे आ गई? 92 पर कैसे चला गया? पहले तंज कसे जाते थे। पुरानी सरकार में प्रधानमंत्री की उम्र घट रही है, कमजोर होते जा रहे हैं, रुपया भी कमजोर हो रहा है, अट्टहास किया जाता था। यहां 92 रुपए हो गया। 2004 से 2014 तक 29% गिरा था रुपया, 29%। और 2014 से 2024 के बीच 58 रुपए से 92 रुपए आ गया है, दुगना टूट गया। और यहां इसके पीछे सफाई दी जा रही है। अब ऐसे में जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो ये कह रहा है कि ऐसे ही चला, ये छोटे मोटे ऊंच नीच होती रहती है। सबसे दिलचस्प बात क्या हो रही थी? बड़ी खबर पिछले दिनों की क्या? सोना 1,70,000 रुपए तोला, चांदी 4.25 लाख रुपए किलो, वहां तक पहुंच गई। बाजार लगातार गोते खा रहा था, खून खच्चर हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए डूब गए आपके मेरे आम निवेशक के, और रुपया कमजोर हो रहा है। ये कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हैं, ये समझ जाएंगी तो चलिए सब ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। लेकिन ये और खराब हो गया तो पैसा कहां से लाएंगे? और इससे भी बुरे हालात होने के बजाय कुछ ऐसा अप्रत्याशित हो जाए कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर झूलता नजर आए। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ऐसे में कल हमें क्या दे सकती हैं निर्मला सीतारमण? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, बजट का पिटारा खुलेगा,
आम आदमी को क्या मिलेगा? और रेवड़ी सत्ता दिलवाए, अर्थव्यवस्था का बैंड बजाए। चर्चा में मेरे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन हैं, सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के, संघ परिवार के अहम संगठन के। राजीव रंजन हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, सबसे अहम घटक बीजेपी का एनडीए में और बिहार में सत्ता की अगुवाई कर रहे हैं। आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। फराज किदवई राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय सरदाना जाने माने अर्थशास्त्री हैं, चीन का भी मैंने उदाहरण दिया है। और हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, उस चीज़ के ये एक्सपर्ट हैं, इनसे भी बात करने वाला हूं। शरद कोलिया है मेरे साथ, एक और जाने माने सीए भी हैं और अर्थशास्त्री हैं। लेकिन प्रोफेसर अश्विनी महाजन, सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगा। कल क्या मिलता है क्या नहीं मिलता उस पर तो आते हैं, पर अर्थव्यवस्था, इसमें कोई शक नहीं, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, विकास दर में भी सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं। पर यह गुलाबी तस्वीर में कुछ चुनौतियां जो सामने पेश की गई, क्या ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है? ये जो रेवड़ी बनाने बांटने का कि पैसे बांट दो और सरकार बना लो, बाद में देखते रहेंगे, ये बहुत बड़ा खतरा तो मोल नहीं लिया जा रहा? देखिए, खतरा तो वहीं से शुरू हो गया था जब विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने स्थान पर उसको और खासतौर पे केजरीवाल से शुरू हुआ था और उसके उपरांत लगातार विभिन्न प्रकार के दल अपने सत्ता चमकाने के चक्कर में रेवड़ियां बांटने के काम में लगे रहे। ऐसे में एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम शुरू हो गया, एक कंपटीशन आ गया कि भाई मैं सबसे ज्यादा दूंगा या दूसरा जब सबसे ज्यादा देगा। शॉर्टकट लेने लगे ना प्रोफेसर साहब, एक सेकंड, हम शॉर्टकट लेने लगे ना कि एक बार पैसे ले लो, उसके बाद फिर वो चतुराई या चालाकी, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करने लगे, एक बार दे देंगे, फिर उसमें से नाम काटते फिरेंगे या डांटते फिरेंगे या कुछ पत्र मांगते फिरेंगे। शॉर्टकट इसलिए कि आम आदमी को कुछ कमाने का अवसर दे दो, वो तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना, वो हल है, असली हल कोई ढूंढ नहीं रहा। मैं उसी पर आ रहा हूं जी कि सही रास्ता तो यह है कि हम अब लोगों को इतना सक्षम बनाएं कि वो अपने लिए बिजली का बिल भी पे कर सकें, पानी का बिजली भी पे कर सके, बच्चों को पढ़ा भी सके, जैसे आप अभी बता रहे थे कि इतना सक्षम होना चाहिए। लेकिन एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ऐसे जितने भी राज्य हैं जिन्होंने ज्यादा पैसा बांटा, वो सब कर्ज के बोझ में इतने ज्यादा दब गए हैं कि आज उनकी अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है। पंजाब उसमें से है, आंध्र में, बाकी लोग। आप देखिए, आप हमेशा, अब आप पंजाब का नाम गिनवा रहे हैं, आप गिनवाएंगे तेलंगाना का नाम। एक सेकेंड सर, 20 राज्यों में तो एनडीए की सरकार है ना? बिल्कुल ऐसा है ना। जब मैं तो उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां सबसे ज्यादा कर्जा है, सबसे ज्यादा तो अच्छा 8,9 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश पर कर्जा नहीं दिखता है। 8,12,000 करोड़ का कर्जा जो महाराष्ट्र पर है, में देखना पड़ेगा ना। अच्छा जीडीपी में देखना पड़ेगा। बिहार में 6,71,000 करोड़ का कर्ज, 6,12,000 करोड़ का बजट, जितना बजट उससे ज्यादा का कर्ज। मैं अपनी बात पूरी कर लूं संदीप जी। मेरा ये कहना है कि हमें जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखना पड़ेगा कि आगे चल करके जो राजस्व है, चाहे वो पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कोई भी देश प्रदेश है, अगर उसके अपनी खर्चे पूरे नहीं कर पाएगा स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, तो वो कैसे चलेगा? तो मेरा यहाँ कहना है कि ये एक कंपटीशन शुरू हो गया, उसमें सत्ताधारी दल भी आ गया, विपक्ष भी आ गया। केंद्र सरकार को भूल गए। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री दर्जन भर से ज्यादा बार बोले ये रेवड़ी कल्चर बंटाधार कर देगा देश का, और केंद्र सरकार का कर्ज कितना 225 लाख करोड़ हो गया ना। 55 लाख करोड़ था कर्ज, वो 225 लाख करोड़ रुपए हो गया ना। आप इस बात को, संदीप जी, आप इस बात को स्वीकार करेंगे ना कि कोई किसी राजनीतिक दल का प्रमुख ये कह रहा है क्या कि ये बंटाधार कर रहा है?
केवल नहीं प्रधानमंत्री बोलते हुए कह दिखाई दे रहे हैं हैं, कि बंटाधार कर रहा है इस- और फिर बढ़ चढ़ कर 10,000 रुपए, 10,000 रोकने से रोका क्यों नहीं बांटने से जेडीयू मेरा को? ये कहना है कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है किस सरकार का है? इस सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, इस सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री बार बार ये बोल रहा है, तो हमें ये एक खतरे का संकेत है और ये जनता को समझाने की भी जरूरत है कि रेवड़ियों पर, कार्यक्रमों पर पहले दीजिए, विकास पर रेवड़ियां कीजिए। बांटोगे, 5 किलो अनाज दे दीजिए, 81 देखिए, करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, इसकी ताल ठोकते हैं, तो मतलब इस देश में 140 करोड़ में 81 करोड़ 35 लाख लेकिन आप ऐसे इस बात को हैं तो, कि अगर इस 5 बात किलो को तो अनाज ना मिले भूखों पेट सोएंगे। हम कैसे विश्वगुरु बन रहे हैं? कैसे विश्वगुरु बन रहे हैं फिर? संदीप जी, मैं अपनी बात पूरी करूं जी। कि इस कालखंड के अंदर जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन इसका ये भी एक बात है कि असमानताएं तो है ना। इन असमानताओं के कारण यदि गरीब लोगों को घर दिया जाता है, गरीब लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, गरीब लोगों को पानी पहुंचाया जाता है, गरीब लोगों को आप सैनिटेशन मैं की सुविधा उसमें देते हैं। देखिए, आपने एक चीज का ध्यान नहीं मेरी दिया बात पूरी प्रोफेसर करिए। साहब। मेरा ये कहना है, प्रोफेसर साहब, मैंने आपकी देखिए, मैंने इन चीजों का जिक्र ही नहीं किया और ना मैंने ये कहा ये गलत है, पर सीधे जो मैं पैसे दिए जा रहे हैं 10,000, इसी कारण से 2,500, 1,500, ये पैसे देने ये से जो क्या निकलता है? अनाज भी जो दिया जा रहा है उसके कारण भुखमरी कम हुई, और उसके कारण यदि असमानताएं कम हुई और गरीब की स्थिति अच्छी हुई। आप ये देखिए, यूएनडीपी की रिपोर्ट ये बता रही है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भारत में सबसे ज्यादा तेजी से गिरा है। सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में हमारे लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 14 में से 8 लोग भूखों मर जाएं अगर 5 किलो अनाज ना मिले। ये हालत अच्छी है बात देश है ना। की क्या? अगर अनाज देकर के भूखे होने से बचाया जा रहा है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कम हो रहा है, लोगों की सुविधा बढ़ा नहीं, ये करके दोनों कैसे, ये उनकी दोनों क्षमताओं चीजें को एक बढ़ाया साथ जा रहा है। ना 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 प्रोफेसर साहब, दोनों चीजें एक साथ हम सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था भी हैं। गरीबी रेखा से हमने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को निकाल लिया और 80 करोड़ को अभी भी 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये सारी पूरी दुनिया में यह असमंजस है संदीप जी, पूरी दुनिया में यह असमंजस है कि विकास जो है वो आम आदमी के लिए नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए, और उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा तो पैसा मतलब इन कुछ कामों खास के लिए लोगों लगाया का जाए। हम विकास, बजट में कुछ खास लोगों का ही विकास हो रहा है, इसका होता ही मतलब है, वो सब बात जगह सही हो रहा है। हाँ, यहाँ पर ऊपर के 10% जो लोग हैं 57% देश की संपत्ति पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं, है ना, होता ही है। मेरा ये कहना है कि इसीलिए आम आदमी के क्षमता में विकास, उसको ज्यादा ज्यादा बेहतर सुविधा दे करके तो उसका पैसा है क्या? अब जो असल बात आती है, अगर रेवड़िया ही बांटते रहोगे तो वो नौकरियां कैसे इजाद होंगी, सृजित होंगी? मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, टॉप 5 आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं ना जो इस देश की, सर, और आपके पास तो मुझसे बेहतर आंकड़े रहते हैं, बताइएगा। गलत आंकड़ा तो नहीं बता रहा हूं कि सनसनी तो नहीं फैला रहा हूं। अप्रैल से दिसंबर, यही वित्त वर्ष, पहले 9 महीने, 10वें महीने में हम चल रहे हैं, 5 देश की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां, दर्शकों, उन्होंने कितने रोजगार सृजित किए? 17, एक साथ। हर कंपनी में 3 लोगों को नौकरी दे दी 9 महीने में। यह रोजगार सृजित हो रहा है सर। मेरा यही कहना है कि रोजगार सृजन करना है तो इस बजट में हम अपेक्षा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया जाए। अभी तक की जो हमारी कमी रही है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग को आगे नहीं बढ़ाया है, मैन्युफैक्चरिंग कम बढ़ी है। आज इस समय जो बजट का जो सर्वेक्षण भी बता रहा है कि हमें ये जो दुनिया भर में, आपने चीन का जिक्र किया, आपने अमेरिका का जिक्र किया, हर चीज को वेपनाइज करने की कोशिश हो रही है। हमें जब समझाया गया कि भूमंडलीकरण एकमात्र सही रास्ता है, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं और सर्वेक्षण भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इस बात को स्वीकार किया जा रहा है, हर देश के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है कि ये भूमंडलीकरण का रास्ता ठीक नहीं था। इसलिए इस वेपनाइजेशन को रोकने की जरूरत है, और अपने देश में हम हर प्रकार की ऐसी वस्तु जिसको हम बाहर से आयात करते हैं, जिसके लिए हम निर्भर हैं, जिसका वेपनाइजेशन किया जा रहा है, वो कब करेंगे? 11 साल हो गए। एक सेकंड आलोक शर्मा, 11 साल तो हो गए, कब करेंगे भाई? हमारे कारोबारी यहां पैसे नहीं लगा रहे, 2.25 लाख करोड़ रुपए बाहर लगा दिए।
बाहर वाला लगा नहीं रहा। 59,000 करोड़ रुपए जो जुलाई में आए थे विदेशी निवेश के नाम पर, वो गिरकर 9,500 करोड़ ही रह गए नवंबर के महीने में। तो पैसा कौन लगाएगा? देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई मुझे लगता है कि पूरी सरकार जो है एक तो झूठे आंकड़े देश के सामने पेश करती है। बजट 1 साल का होता था, बार बार कहते हैं 47 में ये होगा, 50 में ये होगा, 75 साल के बाद ये होगा। ये बजट का इन्होंने कचूमर निकाल दिया है। इकोनॉमिक सर्वे के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। वैसे तो आप बहुत रिसर्च करते हैं, लेकिन आज जो हालत है इकोनॉमिक सर्वे में 6.8 से 7.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज की है, लेकिन उसके साथ ही इंडस्ट्रियल जो कोर सेक्टर है वो 3% से भी कम है, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब हम 7% पे ग्रोथ करेंगे। आईएमएफ कहता है कि हमारे जितने आंकड़े हैं वो सी कैटेगरी के हैं। पूरी तरह से अर्थनीति का इन्होंने भट्टा बैठा दिया। स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, स्केल अप इंडिया, लेटअप इंडिया, और इकोनॉमी रेंग रही है, बिल्कुल रेंग अप इंडिया हो गई है। घर घर बेरोजगार बैठा हुआ है, घर घर। जीएसटी 2 लाख के करीब कलेक्शन है 3 महीने का, उसके बावजूद पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो लगातार घट रहा है। जिस तरह से आज रुपया डॉलर की तुलना में गिर रहा है, मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता हो कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है। नेट एफडीआई नेगेटिव है कि जितना पैसा पिछले 6 महीने में आया है, को एक्सपोर्टर्स को तो फायदा होता है, लेकिन वहां फायदा होगा ना जहां जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा। जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, 24 लाख करोड़ रुपया हमें डॉलर में वापस देना है, तो हमारा रुपया अगर गिरेगा तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, और इसीलिए रुपया और गिर रहा है। और रुपया गिर रहा है, उसको स्टेबल करने के लिए फॉरेक्स घटा दिया इन्होंने 30%। रुपए को कंट्रोल करने के चक्कर में गोल्ड खरीद डाला सरकार ने, उसके चक्कर में गोल्ड प्राइसेस कहां से कहां पहुंच गए। के करीब सोना खरीदा है दर्शकों। ये रुपए को अब बचाने के लिए सोना लगातार खरीदा जा रहा है, इसीलिए सोना 1,70,000 रुपए प्रति तोला हो गया है। मैं वही कह रहा हूं कि संदीप भाई मुझे 1 मिनट दीजिए। मैंने भी काफी, मेरा भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है। आज हालत यह है कि स्वदेशी जागरण मंच के हमारे साथी कह रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन बड़ा गलत है। तो अरे भाई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप इंग्लैंड के साथ 6 महीने पहले किया, 1-2 महीने पहले न्यूजीलैंड के साथ किया, अब यूरोपियन यूनियन के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कह रहे हैं ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। और जिस दिन मदर ऑफ ऑल डील्स होता है उस दिन यूरो का प्राइस हाईएस्ट हो जाता है। उसी दिन रुपए की कीमत यूरो की तुलना में 2.5 रुपए गिर जाती है, 107 से 110 पे पहुंच जाता है। फिर ये कौन सी मदर ऑफ ऑल डील्स है? आज हालत यह है कि जिस तरह से आंकड़ों को गलत दिखाया जा रहा है, 5,000 के करीब पासपोर्ट हर महीने सरेंडर हो रहे हैं। हर महीने लगभग 5,000 लोग जो करोड़पति हैं वो देश छोड़कर चले जा रहे हैं। निवेश लगातार गिर रहा है, डोमेस्टिक सेविंग लगातार गिर रही है। एग्रीकल्चर से जो हमें इंडस्ट्री में जो लेबर फोर्स बढ़नी चाहिए थी वो घट रही है, 3% एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गई है। ये मनरेगा का बैंड बजाने पे लगे हुए हैं। नहीं, मनरेगा का बैंड बजाने की बात, जितनी भी ग्रोथ बैंड तो पूरी राजनीतिक जमात बचाने के लिए चल रही है ना। ये बात यहां पर अश्विनी महाजन ने ठीक कही। भाई, रेवड़ी तो सब बांट रहे हो आप, क्या कर्नाटक में नहीं बांट रहे, तेलंगाना में नहीं बांट रहे, और हिमाचल में तो हमने देखा। 1 मिनट सुनिए ना। हिमाचल तो एक ऐसा राज्य है, हर घर में कोई सरकारी कर्मचारी है, और वहां पिछले साल ऐसी नौबत भी आई कि तनख्वाह 1 तारीख को आई नहीं, सरकार तनख्वाह नहीं दे पाई, 11 तारीख को तनख्वाह आई है। ऐसा वहां पर वित्तीय संकट है। देखिए, उसका एक कारण ये रहा, देखिए वहां उसका कारण रहा कि पिछले 3 साल में 2 बड़ी आपदाएं आई, और पूरी तरह से वो स्टेट टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। केंद्र सरकार ने वहां को 4 सांसद उन्होंने हिमाचल के लोगों ने दिए, केंद्र सरकार ने जीएसटी का पैसा तक भी रोक दिया उनका। उसका कारण यह रहा कि 1-2 दिन वो वेजेस जो थे, सरकार की तनख्वाहें जो थी वो डिले हुई। लेकिन इसमें रेवड़ी कल्चर का एक बहुत छोटा पार्ट है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि सरकार के पास पैसा कहां बचेगा निवेश करने के लिए? देश में निवेश नहीं होगा तो असल विकास कैसे होगा? अगर फैक्ट्रियां नहीं खड़ी होंगी, अगर सड़कें नहीं बनेंगी, अगर गोदाम नहीं बनेंगे तो कैसे होगा विकास? फिर अडानी बनाएगा सारे गोदाम। 2 लाख करोड़ के करीब 3 महीने का जीएसटी कलेक्शन है। अडानी कहां से अपने घर से बना रहा है? सरकार नहीं बना पा रही ना। यहां पर सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहां हो रही है? सरकारें नहीं बनाएंगी तो निजी क्षेत्र आएगा। कहूंगा सरकार तो
मैं फिर कहूंगा कि सरकार तो बोगस सरकार है, इनको इकोनॉमी का ई नहीं पता है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, डमी वित्त मंत्री हैं। आज हालत यह है कि आप अडानी को दीजिए LIC का पैसा, हमारा बैंकों का पैसा दे दीजिए उसको, सब कुछ उसको दे दीजिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए। 700 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का, चेकर्स का लगा, गुवाहाटी एयरपोर्ट पे उठा के अडानी को दे दिया आपने। उसके बाद आपने जितनी टावर्स थे, जितने FCI के गोडाउंस थे, उनकी हालत देख लीजिए क्या था। MTNL का बैंड बजवा दिया रिलायंस को देके। तो ये पॉलिसी हमेशा से प्रो रिच रही है और दुर्भाग्य ये है कि रोजगार के फ्रंट पे बहुत बुरी हालत है। परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स हालत खराब है, लोग खरीद नहीं पा रहे कुछ भी। दरअसल अभी कह रहे थे एक सोशल लाइन में फ्रंट एक पे बहुत मिनट अच्छे, 49% महिलाएं राजीव रंजन को लाइए स्क्रीन पर। राजीव भाई, अगर एक लाइन में तस्वीर खींचूं, मैं खाका खींचूं, विदेशी निवेश घट रहा है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि यहां के कारोबारी निवेश कर सकते थे वो बाहर पैसा लगा रहे हैं, यहां पैसा लगाने को तैयार नहीं। और सरकार जो पैसा, और सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार जो पैसा लगा सकती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती हैं, आप रेवड़ियां बांटने में लगे हुए और बताई जा रही है सब कुछ गुलाबी है तस्वीर। संदीप जी, ऑडियो में तो लगातार अवरोध है, लेकिन इतनी बात तय है संदीप जी, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं और जिस तरह की चुनौतियां हैं, उनके बीच केंद्र सरकार से जो अपेक्षाएं हैं, उसके आधार पर अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो इन चुनौतियों को न केवल औसत में बदलने की दिशा में जिस रोडमैप पर केंद्र सरकार ने काम किया है, उसके नतीजे मिल रहे हैं। और जब भी हम दुनिया के बड़े मुल्कों से तुलना करते हैं और हम संसाधनों के असमान वितरण को लेकर के चिंताएं प्रकट करते हैं, तो हमें एक बात का स्मरण जरूर करना चाहिए कि भारत के क्षेत्रफल से बड़े जो राष्ट्र हैं, अमेरिका, चीन जैसे राष्ट्र, जो रूस जैसा देश, अमेरिकी जो आबादी है वो 34 करोड़ लोगों की है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, रशिया तो 14.5 करोड़ लोगों की आबादी है। ये दुनिया के बहुत ही बड़े मुल्क। चाइना, आबादी हम लोगों के थोड़ा कम है, लेकिन वो हमसे 3 गुने आकार का बड़ा देश है। तो आबादी का जो घनत्व है वो भारत के मामले में निसंदेह ये एक बड़ी चुनौती के जैसा है। और ऐसे में ये जरूर समझा जाना चाहिए कि हम जो भी करेंगे, एक तरफ अर्थव्यवस्था के आकार को लेकर के, अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था का अगर हमने हासिल किया दर्जा, तो अब तो 140 करोड़ लोग हैं। बड़ी चुनौती नहीं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है कि घट रही है? 140 करोड़ लोग ना होते हम क्या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते? ये तो जनसंख्या के लिहाज के चलते हो गया। प्रति व्यक्ति आय में तो हम 140वें नंबर पर है ना सर। देखिए, मुझे तो आज आपकी ऑडियो में परेशानी लगातार आ रही है और वो पूरी बात आपकी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतनी बात तय है कि इस बजट से जो अपेक्षाएं हैं, फिस्कल अनुशासन एक बड़ी चुनौती है, जीडीपी और कर्ज का जो अनुपात है दूसरी बड़ी चुनौती है, और निसंदेह जो आप कैपेक्स को लेकर के ये जरूर हमें ये तय करना होगा कि पूंजीगत जो हमारा निवेश है वो ज़्यादा बढ़े, और इन चुनौतियों के लिए संसाधन जुटाने का जहाँ तक सवाल है तो उस दिशा में इस बजट को लेकर हम कह सकते हैं कि जो कुछ पिछले बजट जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आए हैं उनको प्रगतिशील बजट के तौर पर हम तो देखते हैं प्रगतिशील कि बजट होगा। आज थोड़ी ऑडियो में जो दिक्कत है उसके लिए माफी चाहूंगा, और कल आपका न्योता पहले से ही मैं दे रहा हूं। कल आपको बजट जब आ जाएगा उसके विश्लेषण के लिए अभी से न्योता है राजीव जी। लेकिन फराज किदवई, क्या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होता दिखाई देगा बजट में, या दरअसल अभी तो सबसे बड़ी समस्या देश के सामने है कि हमें पैसा देश में पूंजी निवेश करना है, हम रेवड़ियां बांटेंगे या पूंजी निवेश करेंगे? 17 अगर लोगों को नौकरी मिल पाई, 5 सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में गिग वर्कर्स की जी तादाद बढ़ रही है, इस पर तालियां बजाते हैं। 15,000 रुपए महीना वो कमा नहीं पा रहे हैं। 500 रुपए कमाकर एक युवा देश को विश्व गुरु बनाएगा।
संदीप जी, सबसे पहले तो मैं एक बात यहां पर आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर एक शो करिएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात हुई। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो इनपुट बेस्ड होते हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर किसी परिवार को गैस सिलेंडर दे दिया जाता है तो फिर वो गरीबी से बाहर निकल आएगा, चाहे वो दोबारा गैस सिलेंडर भरवाने में सक्षम हो कि ना हो। ऐसे ही बैंक अकाउंट भी एक वन ऑफ द पैरामीटर है। तो प्लीज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर के जनता में भ्रम ना फैलाया जाए। संदीप जी, अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। देखिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड यस वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट एन इकोनॉमी अपेयरिंग टू ग्रो फास्ट इज नॉट द सेम थिंग एज इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेल। संदीप जी, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 ये बताती है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो कि हमारी क्रेडिबिलिटी को डाउनवर्ड घसीट रहे हैं। ये आरबीआई की रिपोर्ट है 2024-25 नहीं, की। मेरा सवाल और बड़ा संदीप सीधा जी, मैं है। आपको एक चीज और सिर्फ दिखाता हूं। आंकड़े बताकर आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो रही है क्या? यहां पर अश्विनी महाजन ने कहा भाई मकान दिए जा रहे हैं, अनाज दिया जा रहा है, तो आम आदमी और खास जो हाशिए पर पड़ा हुआ था या गरीब था, समानता का शिकार था, वो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा है। उसके अच्छे दिन आए हैं। संदीप जी, इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूं कि आज की तारीख में अगर आप देखिएगा कि आईआईटी से जो बच्चे पास होते हैं उनमें से पिछले साल 5 में से 2 बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिला। यही हाल ट्रिपल आईटी में है एंड अक्रॉस द एनआईटीज में है। संदीप जी, तो अगर इससे देश के हालात अच्छे हो रहे हैं तो फिर मैं मान लेता हूं कि अच्छे हो रहे हैं। नहीं, महंगाई 1-1.5% रह गई। संदीप जी, आप तो महंगाई 1-1.5% है। सरकार कह रही है देखिए महंगाई नहीं है। ये इकोनॉमी के गोल्डी लॉक्स है। संदीप जी, ये सवाल किसी दिन किसी एक गरीब किसान और किसी मजदूर से पूछ लीजिएगा। मैंने पूछा एक अपने हमारे जो घर में हमारे साथ रहती हैं, हमने उनसे कहा कि महंगाई तो खत्म हो गई है, 1.5% खाली सरकार कहती है महंगाई है। तो मुझसे नाराज हो गई संदीप जी कि आज की तारीख में बिजली का बिल कम हुआ है? नो, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। क्या डीजल पेट्रोल का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है? नो। क्या गैस सिलेंडर का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है? नो। क्या बच्चों की कुछ एजुकेशन फीस स्कूल्स में कम हुई है? नो। आज की तारीख में संदीप जी, मैं आपसे एक बात और बोल देता हूं, जो आप आम जिंदगी की बात कर रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर करीब 31 करोड़ लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। उसमें से लगभग 95% लोग कहते हैं कि उनकी इनकम मंथली 10,000 रुपए से कम है। तो ये क्या दर्शाता है संदीप जी? 31 करोड़ में से 94-95% लोग कहते हैं कि उनकी इनकम इसके कम है। आज देश के क्या हालात हो रहे हैं? अगर इफ वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा यह बोलता है कि इस देश की 15 से 49 साल की महिलाओं में से 57% महिलाओं में खून की कमी है। इस देश के लगभग 35% बच्चे स्टंटेड हैं। संदीप जी, तो कैसी इकोनॉमी, कहां की इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी? तो यहाँ पर 2 तस्वीरें हैं क्या? मैं समझ गया। विजय सरदाना, एक मिनट फराज भाई। विजय सरदाना, 2 तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। एक है गुलाबी तस्वीर कि भाई हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, महंगाई भी कम। या ये गुलाबी तस्वीर जो सामने, ये विंडो ड्रेसिंग ज्यादा है, हकीकत कुछ और है। और कल क्या बजट इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है? संदीप जी, सबसे पहले आपको, पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आंकड़े अगर हम बाजार की तरफ से देखें तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि मार्केट फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस। हम कुछ भी बोले इस देश में कि सब कुछ अच्छा है, 3 आंकड़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा जिससे हकीकत सामने आती है। पहला, हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं पिछले 5 साल में। हम वही 450-440 के आसपास, कितना भी हमने मेक इन इंडिया कर लिया, एफडीआई कर लिया, सब कर लिया, हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं। वो बढ़ेंगे कैसे? मैं एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा एक इनपुट डाल दूं। 16% मैन्युफैक्चरिंग का योगदान था जीडीपी में 2014 में, वो 12-12.5% हो गया।
मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा ही नहीं तो कैसे आगे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा? देखो ना, लाइफ को सिंपल रखो यार। ये जीडीपी वीडीपी के आंकड़े आप लाते हो ना तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए सिंपल रखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया, आप रखिए, सिंपली रखिए बात को। आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे, आपके इंपोर्ट हर साल बढ़ते रहे हैं। जब से मेक इन इंडिया शुरू हुआ है तब से हमारा ट्रेड डेफिसिट डबल हो गया है। हमारा इंपोर्ट डबल हो गया है जब से मेक इन इंडिया शुरू हुआ है। तीसरा, हमारे यहां पे एफडीआई नहीं आ रहा है। एक व्यापारी दुनिया के अंदर बैठ के ये देख रहा है, देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी अगर कहीं है तो वो भारत में है। भारत में सब कुछ अच्छा है लेकिन वो पैसा लगाने से क्यों नहीं लगा रहा? यही तो लाख टके का सवाल है। नाउ यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। हमें बताया जाता है मदर ऑफ ऑल डील हो गई यूरोप, यानी कि भागा भागा पैसे लगाएगा। यार वो सबको पता है, उसको रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। लेट अस लुक इनटू द इश्यूज। हाँ, 3 चीजें हैं जो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गवर्नेंस को लेकर इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो है अकाउंटेबिलिटी। जो हम घोषणाएं कर रहे हैं, जो हमारी नीतियां अलग अलग मंत्रालय घोषणाएं करते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी? अगर वो जवाबदेही, ठीक। दूसरा, भारत के ऊपर जो भी हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, नीतियों की बात कर रहे हैं, दुनिया को इस पे भरोसा नहीं है। देयर इज ए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, इसीलिए हमारे यहाँ पे एफडीआई नहीं आ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हम क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। अब इसको मैं तीनों के लिए एक एक एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि टाइम कम है। जी प्लीज। हमने अभी यूरोप के साथ एग्रीमेंट साइन किया। यूरोप का भारत के ऊपर एवरेज टैरिफ था 3.6%। हमने एफडीआई अपना एफटीए साइन करके उसको कर दिया 0, मतलब 3.5% का फायदा, जबकि हम जीएसटी 5% देते हैं। इसका मतलब यह है कि एफडीआई के लिए या हमारे को जो ये एफटीए हमने साइन किया है, टैरिफ से भारत को कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रॉब्लम जो हमारी है वो है क्वालिटी एंड कंप्लायंस ऑफ यूरोपियन लॉज। उसके ऊपर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पिछले 10 साल में अपनी इंडस्ट्री को नहीं डेवलप कर पाए, इसलिए आपका एक्सपोर्ट वहां पे नहीं ये हम मानस नहीं बना पा रहे क्या? और आप इससे बेहतर और कोई नहीं समझा पाएगा। एक मिनट विजय भाई, मैं एक लेक्चर सीरीज देख रहा था, उसमें भारत के ही एक स्ट्रेटेजिक थिंकर इन्वेस्टर, वो चीन में थे, उन्होंने बताया कि मुझसे पहले BYD बिल्ड योर ड्रीम्स जो कंपनी है, जो टेस्ला को टक्कर ही नहीं दे रही, मात दे दी है, चीनी कंपनी है, उसके संस्थापक बोल रहे थे कि मैं $1 बिलियन आज की तारीख में 9,200 करोड़ रुपए मांग रहा था सरकार से, चीनी सरकार से। उन्होंने कहा 15 बिलियन देंगे, टेस्ला को हराओ। और क्या क्या चाहिए वहां? 1.25 लाख ट्रेंड इंजीनियर्स हैं उस कंपनी में। वो माहौल हम क्यों नहीं बना पा रहे? देखिए ऐसा है, उन्होंने एक का एग्जाम्पल दिया। मैं साल में, कोविड से पहले साल में 2-3 बार चीन जाता था, और एक ही नहीं, हर सेक्टर में जिस तरह से वहां पे सरकार और इंडस्ट्री मिलके काम करते हैं, वो एक मिशन लेके चलते हैं, और वहां की इंडस्ट्री के ऊपर बहुत क्लियर इंडिकेशन है सरकार का कि अगर आपने खराब क्वालिटी का माल बनाया, ये देश के साथ धोखा ट्रीट किया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई। तो ये, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, शरद कोहली, ये कदम ताल सरकार और निजी क्षेत्र की भारत में क्यों नहीं हो पा रही है? यही है ना जड़, यही मूल है पूरे विमर्श का। देखिए, मुझे आपने संदीप समय नहीं दिया है, तो आपके जितने भी पैनलिस्ट थे उनका मैं भरपूर जवाब दे सकता हूं। ये ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ है, ये जो जितने भी वक्ता हैं जो बोल रहे हैं, इसको कई दृष्टियों से देखा जा सकता है। सिर्फ एक बात का मैं उदाहरण दूंगा, आपने जो उठाई थी कि 81 करोड़ लोग, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को जो 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं चाहिए, परंतु ये उनको दिया जा रहा है जिससे कि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट एडिशनल मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो भूखे सो जाएंगे, पहली बात। ऐसे ही मैं हर बात का जवाब दे सकता हूं, पर समय नहीं लगा है। मुझे लग रहा है कल का जो बजट होगा मैं उस पर फोकस रखना चाहूँगा। कल का बजट डिफेंस पर फोकस करेगा,
क्योंकि जो पड़ोस में हमारे सिचुएशन बन रही है, चीन में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उसमें डिफेंस में एलोकेशन 6,80,000 की थी, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें बढ़ेगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर, केपेक्स पर खर्चा बढ़ता हुआ दिखेगा, हम उस ओर अग्रसर हैं। ये इतनी कमियां बतानी तो बहुत आसान है संदीप, कमियां सबसे आसान काम है दुनिया में किसी की गलती निकालना। आप फॉरवर्ड लुकिंग सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं ये अहम रखता है। और हमारे कारोबारी निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं भारत में? मुझे शरद, निवेश क्यों नहीं आ रहा है भारत में? हाँ, निवेश इसलिए नहीं कर, निवेश आ रहा है, उस रफ्तार से नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है सरकार ने जिस प्रकार खर्च किया उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, ये बात सच है। और इसमें आपको जीडीपी को कंसिस्टेंटली 7-8% पे कम से कम 5-7 साल ग्रो करना पड़ता है, तब व्यापारी को कॉन्फिडेंस आता है। हम उस दिशा में अग्रसर हैं। दूसरा फोकस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिखेगा, बुनियादी ढांचे पर दिखेगा कल कि बुनियादी केपेक्स पे जब हम खर्च करते हैं। बाय द वे, रोजगार की दर इस समय हमारे यहाँ 4.67% है। ये जो कह रहे थे कि सारा देश बेरोजगार है, मुझे लगता है इनका चश्मा बदलने की जरूरत है, इनको अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। आंकड़े, सारे आंकड़े झूठे नहीं होते हैं। इनके हिसाब से तो सारे आंकड़े झूठे हैं, सारे फैक्ट झूठे हैं। अच्छा चश्मा लगा के आए हैं आज आप? नहीं, अरे शरद, अरे ऐसा किसने कह दिया? आप कौन सा चश्मा लगा कर आ गए? अगर बात करेंगे तो शो तो एक तरफा चलेगा। अच्छा, शो कैसे चलेगा वो तो खैर आपकी अपनी राय हो सकती है, वक्त की कमी है, पर कल आप जरूर आइएगा। और जो चश्मा लगाकर यहाँ नज़र के चलते, नज़र दोष है, इकोनॉमी को समझने में, परखने में दोष हो रहा है, या गुलाबी तस्वीर है और नाहक ही हम परेशान हो रहे हैं। कल क्या बोलती हैं निर्मला सीतारमण? 9वीं बार बजट पेश करने वाली हैं, उसमें आपके लिए, मेरे लिए क्या होता है? निवेश और बढ़ता है क्या? इस पर निगाहें रहेंगी। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।